वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्रदीपन इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इल्यूमिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम इसे जानेंगे। क्योंकि जो प्रकाश है, लाइट जिसे कहते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है ये सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करता है कि इल्यूमिनेशन क्या होगा और इल्यूमिनेशन लेवल क्या होगा। तो सबसे पहले यदि इल्यूमिनेशन को देखा जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में देख सकते हैं दोस्तों, जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर क्या डालेंगे हम, यदि प्रकाश डालेंगे, लाइट जब इस पर पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, तो जिसके जो कुछ तल है वो कम फ्रीक्वेंसी की प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका जो सरफेस है ये चमक, ठीक है, ये जो सरफेस है, सतह जो है, ये सतह क्या चमकेगा और चमकने के कारण कम फ्रीक्वेंसी के प्रकाश को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, अब ये प्रकाश को क्या किया, इसने उत्सर्जित किया, तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, हम प्रदीपन कहते हैं या इसी को इल्यूमिनेशन कहते हैं। मतलब प्रकाश का चमकना, या ये बोल सकते हैं सरफेस से प्रकाश रिफ्लेक्ट होना क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन कहलाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है दोस्तों, इसकी यूनिट है लक्स या मीटर कैंडल। तो इल्यूमिनेशन की यूनिट जो है ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, या तो इसकी यूनिट क्या है, लक्स या मीटर कैंडल। तो 1 लक्स बराबर कितना होता है, 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 लक्स इक्वल होगा 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट, इसकी यूनिट पूछता है बहुत बार कि इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है। सेकंड पूछता है कि ये 1 लक्स बराबर कितना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों हम। सबसे पहले देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। दोस्तों हम आगे देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है लाइट का, प्रकाश का। तो प्रकाश ऊर्जा क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो ऐसे पिंडों से विकर्ण मतलब रेडिएट होती है जिसका तापमान बढ़ा हुआ हो, अर्थात कि टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो उससे क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी। तो मुख्य जो प्रकाश का जो मुख्य सोर्स क्या है, सूर्य है दोस्तों, हमें सभी मालूम है। तो जो ऊर्जा को उष्मा, देखो ऊर्जा को कौन सी उष्मा, उष्मा तथा प्रकाश के रूप में बहुत उच्च दर पर बाहर निकालता है। सूर्य से क्या निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है और उष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है, जो कि 50,000 मिलियन बिलियन 5 इंटू 10⁻22 हार्स पावर के बराबर है दोस्तों। अब इतना दिया है, 5 इंटू 10⁻22 हार्स पावर के बराबर है, इतनी ऊर्जा सूर्य से निकलती है और जिसका छोटा सा भाग हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है, जो कि 250 बिलियन हार्स पावर के बराबर होता है। मतलब 5 इंटू 10⁻22 हार्स पावर इतना सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद भी हमारी जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो 250 बिलियन हार्स पावर के बराबर है। मतलब एक छोटा सा भाग सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचता है दोस्तों। अब सूर्य से निकलने वाली जो कुल ऊर्जा है वो केवल 40%, सिर्फ 40% प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर पहुंच पाती है। तो 40% पहुंचती है कहाँ पर, अर्थ पे, और बाकी 60% कहाँ जाती है, तो ये बाकी 60% प्लेनेट में ही, अर्थात ये सोच सकते हैं कि आप आकाश में ही वो उसका विकिरण हो जाता है। तो यह जो ऊर्जा है पृथ्वी पर बहुत ही विलक्षण मार्ग में पहुंचती है, मतलब बहुत सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग से पहुंचती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा हस्तांतरित होती है वह पृथ्वी पर अंतरिक्ष ऊर्जा से होकर जिस मार्ग से पहुंचती है उसी को यह उस तरह से गर्म करता है जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा, मतलब कि यह ताम्र चालक में प्रवाहित होकर उसे गर्म करती है। तो इस तरीके से जो है सूर्य का जो प्रकाश है यह पृथ्वी पर पहुंचता है। और सूर्य का प्रकाश क्या करता है, एक तो हमें क्या देगा, ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से, और सेकेंड है उससे हीट प्राप्त होती है। तो ये दो चीज हमें प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी जो है सिर्फ 40% सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचती है, बाकी 60% पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, हमने इसके बारे में जाना। आगे देखेंगे हम।
जनरली दोस्तों इल्यूमिनेशन में क्या होता है, यदि कोई ब्लैक बॉडी है, ये किसी ब्लैक बॉडी है ये, और इस ब्लैक बॉडी से सबसे पहले जब आप इसे हीट देंगे तो हीट देने के बाद इससे क्या क्या क्रिएट होगा। हीट देने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हीट एनर्जी जनरेट होगा सबसे पहले। और जब हीट एनर्जी जनरेट होगा तो इसके कारण क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म जनरेट होगी। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म जनरेट होगी तो ये जो वेव फॉर्म है ये लॉन्गर लेंथ की होगी, मतलब लंबी लेंथ की होगी, लंबाई उसकी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये दिखाई नहीं देगी दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये दिखाई नहीं देगी तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन क्रिएट होगा। और जब इंफ्रारेड रेडिएशन क्रिएट होगा तो इससे क्या होगी, लाइट इमिट होगी, अर्थात लाइट एनर्जी उत्पन्न होगी इससे। और यदि इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इससे जो वेव फॉर्म जो निकलेगी वो छोटी हो जाएगी इसकी। कब की कंडीशन में, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब की कंडीशन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, छोटी हो जाएगी। और तब ये दिखाई देगी जब यदि आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब के सिचुएशन में ये होगा। तो ये हम देख सकते हैं इसमें। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें कलर जो वेव फॉर्म जो दिखाई देगी हमें, तो उसमें 7 कलर होंगे, 7 कलर्स होंगे। उस 7 कलर को हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देख सकते हैं। तो इसमें जो 7 कलर दिखाई देंगे, ये 7 कलर कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, जो 7 कलर दिखाई देंगे, ये 7 कलर का जो कोडिंग है ये है सबसे पहले जो रेड दिखाई देगा, सेकंड में आपको ऑरेंज दिखाई देगा, थर्ड में येलो दिखाई देगा, फोर्थ में ग्रीन, और फिफ्थ में ब्लू, और सिक्स में जो है आपको वायलेट दिखाई देगा दोस्तों। तो रेड के ऊपर, रेड से ज़्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इंफ्रारेड कहलाती है। अर्थात कि रेड के ऊपर के जो कलर होंगे वो क्या होंगे, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। अर्थात जो कलर होंगे वो इंफ्रारेड कलर कहलाएंगे। तो रेड से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इंफ्रारेड हो जाएंगे। और वायलेट से कम क्या हो जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट हो जाएंगे दोस्तों। और बीच के जो हैं, ये जो बीच के कलर जो दिखाई देंगे, तो इनका जो पर्टिकुलर एक सिक्वेंशियल है जिसे विबग्योर कहा जाता है, विबग्योर। तो विबग्योर में क्या क्या आ जाता है, वॉलेट, ठीक है, कौन कौन से आ गए, वॉलेट और वॉलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सभी को यदि हम मिलाते हैं तो 7 कलर बनता है। और 7 कलर जो है, जब किसी सरफेस पर लाइट इमिट होता है तो वहां से जो ब्लेयर उत्पन्न होगा या चमक जो निकलेगी वही प्रदीपन कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें जो टेम्परेचर इनकैंडेसेंट होगा ये कितना होगा दोस्तों, इसे हम देखना चाहें तो ये 6200 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, 20% होगा बाहर, ठीक है, 6200 डिग्री सेल्सियस पर। और जो लाइट का कलर होगा वो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी, लाइट का कलर किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पर। ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्या होता है कि वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये जो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है, वेवलेंथ होता है। या इस फार्मूले को हम ये लिख सकते हैं, v अपॉन एफ इक्वल लेमडा। तो इसमें वेलोसिटी v है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा होता है। तो इसे हम फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल वेवलेंथ होता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जब भी आप इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे तो इल्यूमिनेशन जो है, लाइट का जो कलर होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। आगे हम इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये वॉयलेट कलर है, सेकंड वाला ब्लू है, थर्ड ग्रीन है, 1 2 3 हम कोडिंग दे देते हैं। फोर्थ वाला आपका है येलो, और फिफ्थ वाला है आपका ऑरेंज, और सिक्स वाला है आपका रेड, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस तरीके से इसको कलर्स में कोडिंग में सेट कर लिया है। तो वॉलेट का जो कलर होगा, ये वॉलेट की जो वेवलेंथ होगी कितनी होगी, 3800 होगी, ब्लू की होगी 4000, ग्रीन की होगी 5660, और येलो की होगी 5890, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑरेंज की कितनी दी हुई है, 6270, और रेड की दी है 7800। तो ये जो है इसकी वेवलेंथ है, और ये सारे वेवलेंथ को हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं वेवलेंथ पर ये जो प्रकाश है या जो ये कलर है, लाइट का कलर, ये दिखाई देती है हमें।
अब जैसे कि आप यहाँ पर ये जो वेव लेंथ है जिसे एंगस्ट्रॉम में शो किया जाता है, और ये हो गई आपकी, ये हो गया आपके कलर। तो इस दोनों के बीच का जो वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ बनता है, तो इस वेवलेंथ को यदि हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ में, तो ये विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, विजिबल होगा। अब यदि ग्रीन के लिए हम, सबसे ज़्यादा आई जो है, आँख है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, ग्रीन कलर के लिए। जैसे मेरे फेस कैम के जो है, जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर है, तो ये जो ग्रीन कलर है ये ज़्यादा आई के लिए सेंसिटिव होती है, मतलब कि आँखों को नुकसान नहीं पहुंचाती, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ग्रीन कलर। तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमारे आँखों के लिए कौन सा कलर बहुत ज़्यादा सुटेबल होगा, तो ग्रीन कलर हमारे आँखों के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है दोस्तों। उसके बाद हम ये देखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, और हो सकता है कि एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आ ही सकता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। और जो मून लाइट का जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है, अर्थात चंद्रमा का जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है, और चंद्रमा का जो इल्यूमिनेशन लेवल है ये है 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। कितना होगा दोस्तों, 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये है मून लाइट का इल्यूमिनेशन, या चंद्रमा का इल्यूमिनेशन है ये, या चंद्रमा के प्रकाश का प्रदीपन। ठीक है दोस्तों, कितना है, 0.3 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट को हमें याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखेंगे आगे नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप अपने रोज का एक टारगेट सेट करो। रोज जैसे कि आप थ्योरी पढ़ते हैं, रोज का टारगेट बनाइए थ्योरी पढ़ने का, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाने का। इससे क्या होगा, जितने भी आईटी स्टूडेंट हैं, सभी आईटी स्टूडेंट का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा, किससे, थ्योरी से। तो बेस क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि थ्योरी आप डेली रोज पढ़े आप। तो थ्योरी पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद आप लगाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रोज लगाइए। उससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और जब कंटिन्यूटी अच्छी बनी रहेगी तो आपको थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऑब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा, रोज सुबह उठकर आप अपना सबसे पहले टारगेट सेट करो। वो रोज का टारगेट होना चाहिए, 1 वीक का या 1 मंथ का प्लान नहीं होना चाहिए, पर डे का प्लान होना चाहिए। एक दिन में जैसे सुबह उठकर आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे आज फलाने यूनिट की थ्योरी पढ़ना है, जैसे कि आज पढ़ना है हमें इल्यूमिनेशन की थ्योरी पढ़ना है, और इल्यूमिनेशन का ऑब्जेक्टिव लगाना है। ये दोनों काम एक ही दिन में कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व होने लगेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे हम, ये जो प्रदीप्ति है, प्रदीप्ति पुंज या इल्यूमिनेशन जो फ्लक्स है, लुमिनेशन फ्लक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो लुमिनेशन फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाला जो कुल प्रकाश पुंज है वो प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितना भी प्रकाश उत्पन्न होगा उस पुंज से, जैसे कि ये एक टार्च है और इस टार्च से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इस टार्च से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में जितनी प्रकाश उत्पन्न होगी, ये इसका लुमिनस फ्लक्स कहलाएगा दोस्तों। 1 सेकंड में जितनी प्रकाश जितनी लाइट इससे टॉर्च से निकलेगा, तो ये प्रकाश, टॉर्च क्या है, एक तरीके का ये प्रकाश पुंज कहलाएगा। तो इससे जितनी प्रकाश 1 सेकंड में निकलेगी ये लुमिनस फ्लक्स कहलाएगा। अब इसकी यूनिट देखते हैं दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन में होता है। किसका, लुमिनस फ्लक्स का। लुमिनस फ्लक्स का जो मात्रक है वो ल्यूमेन में होता है दोस्तों। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी जब पूछा जाता है, कभी कभी ल्यूमेन निकालने के लिए बोला जाता है। तो 1 ल्यूमेन बराबर कितना होता है, 1 ल्यूमेन बराबर
0.016 वाट होता है दोस्तों। हमें ये भी याद रखना है कि 1 ल्यूमेन बराबर कितना होता है। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट मैंने बताया आपको यूनिट क्या होती है लुमिनस फ्लक्स की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1 ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। यूनिट का है, इसमें वाट में है, हमें ये भी याद रखना है। अब थर्ड जो पॉइंट है, मेन बेसिक पॉइंट है, बहुत बार लुमिनस फ्लक्स के बारे में पूछता है कि यदि आपको लुमिनस फ्लक्स निकालना है और आपके पास एवरेज कैंडल पावर दी हुई हो तो आप किस तरीके से लुमिनस फ्लक्स निकालेंगे। तो लुमिनस फ्लक्स निकालने के लिए एवरेज कैंडल पावर इंटू 4 पाई करना पड़ेगा आपको। अब ये जो 4 पाई है यही सॉलिड एंगल है। क्या है ये? सॉलिड एंगल, मतलब कि ठोस कोण, इसका मान होगा ये। तो आगे देखेंगे हम सॉलिड एंगल क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। अब लुमिनस इंटेंसिटी जो है प्रदीप्ति तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। तो ये जो प्रदीप्ति मतलब कि जो प्रकाश है उसके ग्लेयर जो है उसकी जो तीव्रता है वो कैसे होती है, तो हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, कोई एक प्रकाश स्रोत है उससे किसी एक दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण मतलब सॉलिड एंगल में उत्सर्जित होने वाला जो प्रदीप्ति पुंज है उस प्रकाश स्रोत का प्रदीप्ति तीव्रता अर्थात लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। तो इसे हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे हम दोस्तों। आगे हम लुमिनस फ्लक्स और लुमिनस इंटेंसिटी को दोनों एक तरीके से एक साथ समझ सकते हैं। देखिए ये कोई प्रकाश पुंज है, ठीक है, ये एक कैंडल है और इस कैंडल से प्रकाश निकल रही है, ठीक है। इस कैंडल से क्या हो रही है? प्रकाश निकल रही है। अब ये जो प्रकाश है ये जिस एंगल से निकलेगी, सबसे पहले तो ये जो प्रकाश निकलेगी ये कौन सी प्रकाश होगी, और ये प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्राप्त होती है। तो ये जो प्रकाश है हमें किससे प्राप्त होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्राप्त होती है। तो ये जो आपका कैंडल है, इस कैंडल से जो प्रकाश निकलेगी ये प्रकाश हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्राप्त होती दोस्तों। या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं इसे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ये फोटान के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? हमें फोटान के रूप में प्राप्त होती है। तो इस कैंडल से जो प्रकाश निकल रही है ये प्रकाश यदि एक सॉलिड एंगल बनाते हुए, कोई एक सॉलिड एंगल बनाते हुए यदि निकले, जैसे ये प्रकाश है यहाँ से एक सॉलिड एंगल बनाते हुए जिसे आप ठोस कोण कहते हैं, तो ये सॉलिड एंगल बनाते हुए यदि निकले तो ये जो प्रकाश है आगे जाके जो उत्सर्जित होगी और एक बहुत बड़े एरिया पर प्रकाश अपना छोड़ेगी, तो ये जो जिस एंगल से निकलेगी यही सॉलिड एंगल कहलाता है दोस्तों। और हम इसी सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है किसी लाइट सोर्स के ऊपर जो है पर यूनिट सॉलिड एंगल के द्वारा रेडिएट या इमिट जो लुमिनस फ्लक्स है उस पर लुमिनस इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी भी दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण मतलब सॉलिड एंगल में उत्सर्जित होने वाला जो प्रदीप्ति पुंज है वो प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति या उसकी तीव्रता कहलाती है। इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों? इसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी? कैंडेला होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है 1 कैंडेला बराबर कितना होता है? तो 1 कैंडेला बराबर होता है दोस्तों 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। 1 कैंडेला बराबर, जिसे CD से शो करते हैं, ये 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होगा दोस्तों। तो इसको हम 1 कैंडेला वाला जो फार्मूला है इसे याद रखना पड़ेगा। और इसकी जो यूनिट है कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ये बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 1 कैंडल पावर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 कैंडल पावर बराबर होता है 0.201 वाट। ये भी हमें याद रखना है कि 1 कैंडल पावर बराबर कितना होता है। तो ये तीनों पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार आप रिपीट करिए। आगे देखेंगे हम कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ठोस कोण जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। तो ये क्या होता है? किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले जो वक्र तल है उसके केंद्र पर जो बना
आयनात्मक जो कोण होता है, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में देखो ये एक खोखला गोला है और इस खोखले गोले का जो ये सतह है, ये सरफेस है दोस्तों, ठीक है, वक्रतल जिसे कहते हैं, ये इसका वक्रतल है, ठीक है, ये पूरा एरिया हो गया क्षेत्रफल, ये इसका वक्रतल हो गया। अब इस वक्रतल से उसके केंद्र पर बना जो आयनात्मक कोण है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है, ठीक है, क्योंकि ये खोखला गोला है और एक खोखले गोले के अंदर जो कोण बनेगा, यहाँ पर एक आयनात्मक जो कोण बनेगा, ये इसी कोण, ये जिस एंगल से होगा, जिस एंगल से बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वही सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो ये क्लोज्ड कर्व होता है और यहाँ से जब प्रकाश जो है इसकी सतह पर पड़ेगा, किसी एक बिंदु पर पड़ेगा और उस एक बिंदु से ग्लेयर होकर जो कोण बनाएगा, ठीक है, ये होगा आयनात्मक कोण। और ये आयनात्मक जो कोण है, यही सॉलिड एंगल इससे उत्पन्न होता है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो आयनात्मक जो कोण बनेगा, यही सॉलिड एंगल है। तो इसे, ये क्लोज्ड कर्व है, इसे इस फॉर्म से भी दिखा गया है इस डायग्राम में। ये थीटा एंगल होगा दोनों के बीच का, क्योंकि ये खोखले गोले की बात की जा रही है और इसका जो क्षेत्रफल है उस पर जो वक्रतल बन रहा है उसकी बात की जा रही है। तो ये जो है 4 पाई ये स्टेरेडियन का मान होता है दोस्तों। आगे देखेंगे हम। तो 1 सॉलिड एंगल बराबर कितना होता है? तो 1 सॉलिड एंगल बराबर होता है, जिसे W से शो करते हैं, गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल अर्थात एरिया अपान गोले के अर्धव्यास अर्थात रेडियन में होता है ये। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, ये क्या बनेगा दोस्तों? सॉलिड एंगल बराबर क्या बनेगा फार्मूला? सॉलिड एंगल बराबर फार्मूला बना एरिया अपान रेडियन का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। तो ये इसका जो मात्रक होगा दोस्तों, ये मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन होगा दोस्तों इसका मात्रक। और ये आर क्या है? अर्धगोले का व्यास है। जब इसका फार्मूला हम पुट करेंगे तो W इक्वल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का अर्धव्यास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 पाई स्टेरेडियन बचेगा। और स्टेरेडियन क्या होती है दोस्तों? इसकी यूनिट होती है। इसके बाद देखेंगे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ या लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। सबसे पहले तो प्रदीप्ति के नियम देखेंगे दोस्तों, कि प्रदीप्ति के कौन कौन से ऐसे रूल रेगुलेशन है, जो नियम दिए हुए हैं बुक में, जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले क्या दिया है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये व्युत्क्रम वर्ग जो नियम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे इसका नाम दिया हुआ है उस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो इसका नियम क्या कहता है? किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस तल से स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये बोल सकते हैं हम, E इज प्रोपोर्शनल टू I अपान डी स्क्वायर। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से सतह की दूरी अर्थात d के वर्ग, तो स्क्वायर है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो चुकी। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है E इक्वल I अपान डी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हुआ दोस्तों। या हम ये भी कह सकते हैं कि इल्यूमिनेशन इक्वल या प्रोपोर्शनल लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सरफेस, लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सरफेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है दोस्तों फार्मूला, मेन फार्मूला। लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इज प्रोपोर्शनल टू लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सरफेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे को? E इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन डी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो गया दोस्तों। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है?
कोई भी सतह हो और उस सतह पर इल्यूमिनेशन जो सोर्स होगा, उसका स्रोत होगा, तो वो स्रोत से जो सतह के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस डायग्राम में क्या कह सकते हैं हम, यदि ऐसा देखें इसको हम, तो यहाँ पर एक कैंडल है। क्या है यहाँ पर? एक कैंडल। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कैंडल बना दिए। अब इस कैंडल से क्या निकल रही? प्रकाश निकल रही है, ये प्रकाश है। ठीक है, हमने बना दिया एक कैंडल और कैंडल से प्रकाश निकल रही है। अब इसकी जो लाइट है, इसकी लाइट कहाँ तक पहुँच रही है? इसकी जो किरणें हैं यहाँ तक पहुँच रही है दोस्तों, इसे किरणें यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, अब इसकी किरणें इस सतह पर पहुँच रही है। ये एक सतह हो गया, अंदर भी एक सतह होगा, यहाँ पर भी एक सतह होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस वाला वो एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत जो है, मतलब ये सरफेस पर जो इल्यूमिनेशन स्रोत जो है, ये उस स्रोत से सतह के बीच की दूरी, अर्थात इस कैंडल और इस सतह के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या होगी दोस्तों? ये दूरी होगी आपकी डी। ठीक है, ये इल्यूमिनेशन आई होगा। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से ये भी बोल सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू I अपान या 1 अपान डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सरफेस, तो लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सरफेस को क्या बोलते हैं? हम I से शो करते हैं। तो ये I लुमिनस इंटेंसिटी है, ये इल्यूमिनेशन है, और ये डी स्क्वायर मतलब दूरी का वर्ग होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से हम इसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम दोस्तों, सेकंड नियम दिया हुआ है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसे लैम्बर्ट का कोज्या नियम भी कहा जाता है। ये सेकंड नियम है, और इस सेकंड नियम में क्या कहता है हम ये देखेंगे। किसी सतह पर जो इल्यूमिनेशन है, अर्थात जो प्रदीपन है, सरफेस का जो प्रदीपन है, वो स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, मतलब कि जिस सोर्स से प्रकाश की किरणें आ रही है, और वो प्रकाश की किरणें किस पर पड़ेगी? सतह पर पड़ेगी, और उससे क्या होगा? इल्यूमिनेशन होगा। तो वो सतह पर सोर्स से आने वाली जो प्रकाश किरण है उसके अभिलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होती है बोला है। जैसे हमने कोज्या नियम जो पढ़ा हमने, तो ये बायो-सेवर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ, तो ये लैम्बर्ट्स का कोज्या नियम कहलाता है। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ का कहने का मतलब यही है, कोई भी सतह है उस पर जब प्रकाश स्रोत पड़ेगी तो उसका जो इल्यूमिनेशन है वो सोर्स से आने वाली प्रकाश के किरण के अभिलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होती है। तो कोसाइन के समानुपाती बोला मतलब समान होगा। तो ये जो है ये प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, देखो ये प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर जब इल्यूमिनेशन होगा, उस पर सतह पर चमकेगा, तो सोर्स से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, अब ये जो सोर्स है, इस सोर्स से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये अभिलंब के कोण के, मतलब कि ये जो अभिलंब कोण है, इस कोण के कोसाइन के समानुपाती होती है बोला है। तो कोसाइन के समानुपाती कब होगा, ये चीज़ हमें देखना है। तो इसे हम दूसरे डायग्राम में ऐसा भी शो कर सकते हैं कि ये कोई प्रकाश सोर्स है दोस्तों। कैसे? ये कोई छोटा सा कोई प्रकाश सोर्स है। अब इस प्रकाश सोर्स से ये देखो, ये प्रकाश सोर्स है, और यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया। देखो ये प्रकाश की सतह हो, अब ये सतह हो गई, इस पर टकराई, सरफेस पर टकराई, और ये प्रकाश पुंज है। क्या है ये दोस्तों? प्रकाश पुंज, या ये कोई कैंडल है जहाँ से प्रकाश निकल रही है, प्रकाश स्रोत है ये। तो इस सोर्स से यहाँ पर जो प्रकाश जो टकरा रही है, तो ये थीटा एंगल से टकराएगी। तो ये जो है ये एक नॉर्मल प्लेन है। ये क्या है? एक नॉर्मल प्लेन है दोस्तों। और नॉर्मल प्लेन पर सतह पर एक समान जो है, नॉर्मल सतह पर जब टकराएगी तो उससे क्या हो जाएगा? ये थीटा एंगल बनाएगा, और यही थीटा एंगल जो कोसाइन है इसके अभिलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है करके बोला है दोस्तों। आगे देखेंगे हम
आगे देखेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ लैंप। और टाइप्स ऑफ लैंप में हम देखेंगे सबसे पहले कि लैंप की कितनी किस्में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इल्यूमिनेशन से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकैंडेसेंट जो लैंप है ये उद्दीप्त लैंप कहलाता है। और ये जो है जैसे हमारे घरों में यूज़ किया जाता है, पुराने समय में यूज़ करते थे, रिसेंटली तो अब LED यूज़ किया जाता है, या उस समय CFL यूज़ किए जाते थे। अभी जो जनरली है अभी के समय में एक तो CFL यूज़ किया जाता है या LED यूज़ किया जाता है। ये 2 लैंप अक्सर ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें पावर कंज्यूम क्या होता है दोस्तों, खपत कम होती है। खपत क्या होगी इसमें, कम होगी। लेकिन जो पुराने समय में लैंप यूज़ किए जाते थे वो इनकैंडिसेंट लैंप यूज़ किए जाते थे जिसे उद्दीप्त लैंप बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ये सूर्य का जो बल्ब आता था, सूर्य का बल्ब 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट के जो बल्ब आते थे ये इनकैंडिसेंट लैंप होते थे। और ये पीला कलर का, कौन से कलर का, येलो कलर का, पीले कलर का प्रकाश उत्पन्न करते थे दोस्तों। तो ये पावर कंज्यूम ज़्यादा